मेरा नाम उज्जवल है। मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने 2 स्टार्टअप्स करे हैं, एक टेक्नोलॉजी सर्विस के अंदर और एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड के अंदर। दोनों कंपनीज के दौरान मैंने बहुत बड़ा कस्टमर बेस बनाया। दुनिया की कई सारी बड़ी कंपनीज को एज अ क्लाइंट एक्वायर भी किया, वेंचर कैपिटल की फंडिंग भी उठाई, मल्टीपल राउंड्स, और उसको एग्जिट भी किया। मेरी स्टार्टअप की जो जर्नी रही है उसमें मैंने कई सारी गलतियां करी हैं, कई सारे सही डिसीजंस भी लिए हैं, और इन वीडियोस के थ्रू मैं वही सारी गलतियां और डिसीजंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आने वाले फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को कहीं ना कहीं मदद हो सके। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने टॉप 5 गलतियों के बारे में बात की थी आपके स्टार्टअप में जो आप अवॉइड कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो 5 गलतियां जो थोड़ी कम पड़ रही थी, मुझे थोड़ा उसको और एक्सटेंड करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम 5 और गलतियों को हाईलाइट करेंगे जिन्हें कि आपको हर कीमत पे अपने स्टार्टअप में अवॉइड करना चाहिए। अब पहली गलती जो आज दूसरी भाग में हम बात करने वाले हैं वो है लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम होती है वो टेक फाउंडर्स में खास करके देखा जाता है। जब मैंने डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड बनाया तो मेरा काफी ज्यादा जो ध्यान था वो प्रोडक्ट बनाने पे था, रादर कि मैं फिगर आउट करूं कि मैं उसको कम से कम खर्चे में कस्टमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा। अब ये जो प्रॉब्लम है कई सारे फाउंडर्स की है, खास करके जो टेक बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि वो सारे लोग बहुत हद तक अपने प्रोडक्ट से बिल्कुल प्यार में पड़ जाते हैं, उसको परफेक्ट करने में लग जाते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि नो मैटर आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आप उसको यूजर्स तक लेके कैसे जाएंगे। तभी आप देखते होंगे कई सारे ऐसे वीडियोस आर्टिकल्स होते हैं कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट 100 यूजर्स, हाउ टू गेट योर फर्स्ट 1000 यूजर्स एंड सो ऑन। क्योंकि पहला ये 100, 500, 1000 यूजर लाना बिना मार्केटिंग के ऊपर पैसे खर्च किए, ये बहुत ही बड़ा एक आर्ट और साइंस का मिक्सचर है। तो मुझे लगता है कि फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोडक्ट के साथ साथ अपने डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग को शुरू से ही सोचें। देखिए, मेटा गूगल पे पैसे खर्च करके कस्टमर एक्वायर करना तो सबको पता है, वो आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। लिंक्डइन पे पैसे खर्च करके B2B लीड्स निकालना वो बहुत ही बढ़िया एक्विजिशन चैनल होता है कस्टमर का। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के डेट में with so much advent of social media, distribution and everything, फाउंडर्स को कोशिश करनी चाहिए कि आपके पहले 100, 500, 1000 कस्टमर ऑर्गेनिकली कैसे आएंगे, क्योंकि उससे आपको मदद मिलेगी ये समझने में कि इन 1000 कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने में क्या परेशानियां आई, क्या फ्रिक्शन था, क्या रेजिस्टेंस था, और प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज़ें बच गई हैं या फिर अच्छी हैं जो इनको पसंद आ रही हैं या फिर नहीं पसंद आ रही हैं। उसके बाद अगर आप अपने रिसोर्सेज को बाकी मार्केटिंग चैनल्स पे स्पेंड करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है आपको। तो पहली गलती ये कि मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और उसको शुरू से ही प्रायोरिटाइज करें। दूसरी गलती मैं बात करूंगा वो है मार्केट रीच। कई बार ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स अपनी एक प्रॉब्लम को लेके उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको मार्केट में ले जाते हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत ही बढ़िया और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है किसी भी बिजनेस को शुरू करने का, कि आपको एक डीप रूटेड प्रॉब्लम पता है जो आप खुद फेस कर रहे हैं और आप उसके ऊपर सोल्यूशन बनाते हैं, उसको मार्केट में ले जाते हैं और बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आप सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को ही सोल्यूशन मान के आगे ना बढ़ें, बल्कि आप जो पोटेंशियल यूजर्स हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, उनसे बात करें, उनकी ज़रूरतों को समझें, या फिर आपके बिजनेस के सिमिलर और कोई जो बिजनेसेस हैं, जो कंपटीशन हैं आपके, उनके कस्टमर्स के पेन पॉइंट को समझें। वो जो है एक डीपर मार्केट रिसर्च देगा आपको, रादर देन जस्ट सर्चिंग ऑन गूगल एंड ओपनएआई। या फिर कई हद तक आप शायद लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं और उससे अपने कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर से बात कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, उनके ईमेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके लैंडिंग पेज और आपके सोल्यूशन हाईलाइट पे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन में आप हैं। और अगर नहीं दिखा रहे हैं तो शायद आप वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाके अपने आइडिया और सोल्यूशन को पिवट कर सकते हैं। उसके ऊपर मार्केट में डीप रिसर्च भी करें। अब तीसरी गलती जो आज हम बात करेंगे वो है रेवेन्यू ओवर एस्टिमेशन।
अब देखिए, आपने जो है ये टर्म्स बहुत कॉमनली सुना होगा स्टार्टअप्स में, MRR ARR। MRR का मतलब मंथली रन रेट और ARR का मतलब एनुअल रन रेट। हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि मान लीजिए आज मेरे स्टार्टअप की रेवेन्यू 10,000 रुपए की है हर महीने, तो उससे मैं कहूँगा 10,000 रुपीज़ MRR। और अगर मैं उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बिकॉज एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वो हो जाएगा 1,20,000 रुपये। तो मैं कहूँगा 1,20,000 रुपये इज माई ARR, राइट। अब देखिए यहाँ पर रेवेन्यू ओवर एस्टिमेशन कैसे होता है। मान लीजिए आपका एक B2B एंटरप्राइज का बिजनेस और स्टार्टअप है, या फिर आपका डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड है, और इस महीने आपने एक क्लाइंट उठाया अपने B2B एंटरप्राइज बिजनेस के लिए, जो कि आपको हर महीने 1,00,000 रुपए का इनवॉइस क्लियर करके देगी आपके सर्विसेज के अगेंस्ट। अब देखिए, आप आज तो ये मान सकते हैं कि आज से लेके अगले 12 महीने तक आपको हर महीने 1-1 लाख रुपए का रेवेन्यू आने वाला है। बट ऐसा अगर हो जाए कि आज से 2 या 3 महीने बाद ही वो क्लाइंट बोले कि अब मुझे आपके उस प्रोडक्ट या सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, तो आपका जो रेवेन्यू जो आपने एस्टिमेट किया था 12 महीने का 12 लाख रुपए का, वो कट के सिर्फ 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का रह जाएगा। तो अगर आप अपने रेवेन्यू एस्टिमेशन जो 12 लाख की थी उसके हिसाब से आप अपनी ग्रोथ और कॉस्ट की प्लानिंग करेंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये चीज़ कहीं भी हो सकती है, ये चीज़ डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड में भी हो सकती है कि अगर आपने एक महीने में 10 लाख रुपए की सेल कर ली और आपने उसके हिसाब से पूरे साल की इन्वेंट्री खरीद ली और बाद में सेल नहीं हुआ, तो आपको एक इन्वेंट्री जो है डेड स्टॉक कहते हैं, वो आपके वेयर हाउस में पड़ी रहेगी और आपका पैसा बर्बाद होता रहेगा। तो बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी तरह के रेवेन्यू को ओवर एस्टिमेट ना करें, और जब तक कि वो एक कंसिस्टेंट अमाउंट पे एक कंसिस्टेंट रेट से आ नहीं रहा है, तब तक आप उसको अगले 12 महीने या 24 महीने के लिए प्लानिंग में ना डालें और उसको कंजर्वेटिवली एस्टिमेट करें। अब आज के टॉपिक में चौथी गलती की हम बात करेंगे, वो है कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट करना। जैसे हमने तीसरे पॉइंट पे बात किया था रेवेन्यू को ओवर एस्टिमेट करना, कई बार क्या होता है कि हम कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। अगेन, आपने मान लीजिए अपनी कॉस्ट की शीट बनाई, आपने MIS बनाया, उसमें आपने कुछ खर्चे लिखे, जैसे कि आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जैसे कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड में जब आप इन्वेंट्री लेते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आती है, या फिर आपके टेक कंपनी के अंदर में आपका सर्वर और क्लाउड का कॉस्ट हो सकता है वो, उसके अलावा आपके ऑफिस का रेंटल, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे, आपकी इंप्लॉइज की सैलरी, और आपने ये 4-5 चीज़ों के हिसाब से अपने पूरे 12 महीने की कॉस्ट प्लान कर दी। लेकिन आपने ये चीज़ अंडर एस्टिमेट कर दिया कि जो मिसलेनियस खर्चे होंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 50 एम्प्लॉय हैं और अगले महीने उसमें से 10 एम्प्लॉय के लैपटॉप खराब हो गए, या फिर जो आपके क्वार्टरली रेगुलेटरी टैक्स ROC फाइलिंग्स होते हैं उसके जो खर्चे आएंगे, या फिर किसी तरह का आपको नोटिस आ गया जिसको कि आपको कंप्लाई करना पड़ा, तो ये सारे जो खर्चे होते हैं जो मिसलेनियस निकल के आ सकते हैं, कई बार हम उसको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। अब इन केसेस में ये कॉस्ट कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि ये आपके बिजनेस के फाउंडेशन को बिल्कुल हिला के रख सकती है। तो बहुत ही ज़रूरी हुआ कि आपकी जो कॉस्ट की एस्टिमेशन आ रही है, आप उसको कंजर्वेटिवली ना करें, रादर अग्रेसिवली करें। मैं तो कहूँगा कि अपने रेवेन्यू को हमेशा अंडर एस्टिमेट करें और अपने कॉस्ट को हमेशा ओवर एस्टिमेट करें, क्योंकि रेवेन्यू अगर आपके प्रोजेक्शंस को बीट कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, और कॉस्ट अगर आपके प्रोजेक्शंस को बीट नहीं कर रही है, रादर कम आ रही है, तो उससे भी अच्छी बात है। तो बहुत जरूरी होगा कि अपने कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट ना करें और उसमें थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच लें। 5th पॉइंट है हमारे आज की वीडियो की, वो है कैश फ्लो मैनेजमेंट। अब देखिए, रेवेन्यू और कैश फ्लो जो है बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। ये एक्चुअली मेरी स्टार्टअप जर्नी के शुरू के 2-3 साल में मैंने भी बहुत ज़्यादा गलती करी थी इसके अंदर में, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बिकॉज उसके पहले मैं एक कॉर्पोरेट जॉब करता था। जब मैंने स्टार्टअप में ट्रांजिशन किया तो मुझे लगा कि अगर रेवेन्यू फिक्स हो गया तो मतलब वो कैश हो ही जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका कैश फ्लो जो है वो आपके महीने के एक्सपेंडिचर के
हिसाब से डिसाइड होता है और आपका महीने का जो खर्चा है वो आपके कैश फ्लो से ही चलेगा भी। बट ये चीज आपके रेवेन्यू से लिंक नहीं की जा सकती। मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है अब जो आपको अब 1 लाख रुपए का इनवॉइस देने वाला है हर महीने अगले 12 महीने तक, तो वो आपका रेवेन्यू होगा जो आप एस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन क्या वो हर महीने का पैसा टाइम पे देगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वो जनवरी का इनवॉइस अगस्त में क्लियर करे या मार्च में क्लियर करे? अब ये जो गैप होगा आपका, क्योंकि आपने जब अपनी कॉस्ट और रेवेन्यू की प्लानिंग करी होगी अपने MIS में, तो आपने ये 12 लाख रुपए रेवेन्यू जो आने वाला है 1 साल में उसको लेके करा होगा कि यहाँ से 12 लाख रुपए आएगा, मैं उस 12 लाख को अपने ऑपरेशंस पे, अपने ग्रोथ पे, अपने मार्केटिंग पे खर्च करूंगा। लेकिन अगर इस 12 लाख में से आपने सिर्फ 6 लाख रुपए रिकवर किए और 6 लाख रुपए है जो क्रेडिट में चल रहा है जो अगले साल आएगा, तो वो 6 लाख रुपए का जो गैप आने वाला है वहां पे वो कैश फ्लो गैप हो जाता है जो कि आपको बहुत ज्यादा मुश्किल और दिक्कतें खड़ी कर सकता है। तो बहुत ही जरूरी होगा कि कैश फ्लो मैनेजमेंट और कैश फ्लो और रेवेन्यू के डिफरेंस को भी डीपली समझे और उसके हिसाब से ही प्लानिंग करें। तो यही 5 और पॉइंट्स थे जो मैं हाईलाइट करना चाहता था ताकि आप अपने स्टार्टअप में इनको अवॉइड कर सकें और एक बढ़िया सक्सेसफुल स्टार्टअप बना सकें।